दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले पूरी फोर्स को मेरे पीछे लगा दो, नहीं डरूंगा नहीं झुकूंगा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों संसद को लेकर फिर से एक बार भड़के संजय सिंह, बोले बीजेपी की तानाशाही और नहीं चलेगी, मोदी अडानी दोनों है भाई भाई, यही है सच्चाई। वहीं पर दोस्तों आम आदमी पार्टी के ऊपर 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज। दरअसल आपको बताते चले मोदी सरकार के पोस्टर लगाने के बाद जब कल हंगामा हुआ था और उसके ऊपर जब एफआईआर हुई थी, उसको लेकर अब आम आदमी पार्टी बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गई है, बताएंगे इसके बारे में। वहीं पर दोस्तों डीवाई जस्टिस से ने सिर्फ एक, आप समझिए दोस्तों, एक जस्टिस ने, एक सीजीआई ने बीजेपी की बैंड बजाकर रख दी। अब तक जितने भी जज आए उन सबके दोस्तों आप समझिए उन सबको मात देते हुए डीवाई चंद्रचूड़ ने बीजेपी की धज्जियां उड़ा दी हैं। बताएंगे कैसे बीजेपी के खिलाफ फैसले लेकर सीजीआई को लोग पसंद कर रहे हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें संबित पात्रा, जिसको लोग गोबर पात्रा के नाम से भी जानते हैं, उसके ऊपर कांग्रेस लेगी एक्शन। राहुल गांधी को बताया था मीर जाफर, बताएंगे अब ये वर्ड इतना कॉमन क्यों कर दिया गया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले अगर सच्चाई नहीं सुन सकती बीजेपी तो अपने कान बंद कर ले। जी हां, ओवैसी ने कहा कि फिलहाल महंगाई गरीबी पर बात सदन में नहीं हो रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अरविंद केजरीवाल की मोदी सरकार को चेतावनी, बोले इस जन्म में दिल्ली नहीं जीत पाओगे। जी हां, बताएंगे और अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले कभी मल्लिकार्जुन को हराने वाले बाबूराव चिंतन हो सकते हैं कांग्रेस में शामिल, कर्नाटक में होगा बीजेपी के साथ खेल। वहीं पर एसपी के सबसे बुजुर्ग नेता शफीकुल रहमान का बड़ा बयान, बोले हुकूमत आपकी है देश आपका नहीं है। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले कहा एक तरफ राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर फिर से बोला बड़ा हमला, बोले संसद में नहीं बोलने दिया जा रहा मुझे। लगातार राहुल गांधी को दोस्तों आप समझिए उनकी बात को रखने से रोका जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों राहुल गांधी के बाहर जाने के बाद जब राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ सच्चा एक बयान दे दिया तो बीजेपी को बुरा लग गया। मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों कि नरेंद्र मोदी जिन भगोड़ों को भगा रहे हैं, जिन भगोड़ों को लिस्टों से बाहर करवा रहे हैं जांच की, उन भगोड़ों से देश अपमानित नहीं हो रहा है। मेहुल चोकसी, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे दोस्तों, लेकिन मेहुल चोकसी जैसे इंसान को दोस्तों इंटरपोल की आप समझिए लिस्ट से बाहर करा देना, यही सबसे बड़ा करप्शन दिखाई देता है मोदी सरकार का। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे डराया जाता है, कभी दिल्ली पुलिस भेज दी जाती है मेरे घर पर, कभी मुझसे कहा जाता है भारत जोड़ो यात्रा रोक दो कोरोना फैल रहा है, तो कभी जो है मुझे कहा जाता है कि भैया लोकसभा की सदस्य ही रद्द कर दो। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी को बचाने के लिए मोदी सरकार सारे जतन कर रही है। राहुल ने कहा कि फिलहाल विपक्ष के ऊपर ईडी सीबीआई के छापे पड़ते हैं, लेकिन फिलहाल चोरों को छोड़ दिया जाता है, उनको बाइज्जत बरी कर आराम से देश में से भगा दिया जाता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जो लोग कहते थे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो लोगों को शर्म आना चाहिए आज। जी हाँ, और ये नारा किसने दिया था ये आप जानते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, बिना नाम लिए कहता हूं, चलिए ले देता हूं। पीएम नरेंद्र मोदी का नारा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। अफसोस की बात ये दोस्तों कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा बोलते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते हैं। ये कहना बहुत आसान हो जाता है कि मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां दे दूंगा, मैं देश में आऊंगा तो करप्शन हटा दूंगा। मनमोहन सिंह साहब पर उंगली उठाने वाले आज पानी में आप समझिए डूब मरे तो अच्छा है, क्योंकि दोस्तों आप देखिए कि मनमोहन सिंह साहब ने जो देश के लिए किया वो मोदी सरकार कभी नहीं कर सकती। मनमोहन सिंह साहब ने अपने कार्यकाल में कितने एम्स बनवाए थे ये आप भी जानते हैं, लेकिन बीजेपी ने एक भी एम्स के नहीं बनवाया। वहीं दूसरी तरफ मनमोहन सिंह साहब ने हमेशा लोगों को बोलने की आजादी दी, बीजेपी ने हमेशा स्टूडेंट से लेकर तो डॉक्टरों तक की हर एक की बोलने की आजादी छीन ली। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सदन के बाहर भी भयंकर हंगामा। जी हाँ, आपको बताते चले विपक्ष लगातार मोदी सरकार से कर रहा जेपीसी की मांग। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले लगातार जो है जेपीसी की मांग को लेकर विपक्ष अड़ा हुआ है। ऐसे में मोदी सरकार विपक्ष के सारे वादों को, सारी बातों को नजरअंदाज करना चाहती है। आप भी जानते हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है। वो चाहती है कि जेपीसी की जांच किसी भी हालत में ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर जेपीसी की बात हुई, अगर जेपीसी की जांच हुई तो मोदी सरकार के वो सारे राज जो है वो बाहर आ जाएंगे जो अडानी और मोदी सरकार के बीच में है। आपको बता दूं दोस्तों, माना जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अडानी के रिश्ते 2002 के बाद से ही हैं, यानी कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस दौरान भी प्रधानमंत्री की काफी पिक्चर सामने आई हैं, जिसमें दोस्तों प्राइवेट प्लेन में, अडानी के प्लेन में मोदी जी बैठे हुए नजर आते हैं। सवाल यही है दोस्तों, अडानी को बचाने के लिए अभी भी, अडानी जबकि पूरा डूब चुका है, लेकिन अडानी को बचाने के लिए मोदी सरकार दोस्तों हर मुमकिन कोशिश कर रही है। जाहिर सी बात है इस सरकार को ऐसा लगता है कि अगर हम ये सब कुछ करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं आप समझिए दोस्तों, सरकार की नीतियां क्या है, आखिरकार ये सरकार चाहती क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। लेकिन मैं आपसे अभी भी यही कह रहा हूं दोस्तों, प्रधानमंत्री इस देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने दोस्तों देश को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। आप समझिए, इससे पहले मनमोहन सिंह साहब के जो काम थे उसका मुकाबला तो खैर कोई कर ही नहीं सकता है, लेकिन कम से कम एक अच्छा पीएम बनने की कोशिश तो कर ही सकते थे। लेकिन देश को बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं किया गया है, और यही कारण है जो लगातार विपक्ष हमलावर है, जेपीसी की मांग कर रहा है। लेकिन मुझे अभी भी यही लगता है दोस्तों, बीजेपी जेपीसी की मांग को कभी नहीं मानेगी। हालांकि कांग्रेस अगर होती तो अब तक उसकी सरकार गिरा दी होती और कांग्रेस मान जाती जेपीसी की मांग को। क्यों मान जाती दोस्तों? क्योंकि कांग्रेस ने कभी इस तरीके की हरकतें ही नहीं करी। जबकि मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी दोस्तों ऐसा होना चाहिए, तानाशाह नहीं होना चाहिए, लेकिन बीजेपी के साथ वही करना चाहिए जो बीजेपी ने कांग्रेस के नेताओं के साथ किया है, और शायद सत्ता में आने के बाद कांग्रेस भी बीजेपी के साथ वो करे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक सीजीआई ने हिला डाली मोदी सरकार की नींव। आखिरकार क्यों बौखलाई हुई है मोदी सरकार डीवाई चंद्रचूड़ से? दोस्तों इससे पहले जो दो सीजीआई आए उनसे तो दोस्तों हमें कोई उम्मीद थी भी नहीं, क्योंकि ये मोदी सरकार के बहुत खास माने जाते थे। पहले डीवाई चंद्रचूड़ पहले जो थे दोस्तों वो सीजीआई रंजन गोगोई, और दूसरे जो थे दोस्तों वो यश बोबड़े। इन दोनों ने दोस्तों ऐसे ऐसे फैसले दिए जो मोदी सरकार के पक्ष में आए, जिसके कारण लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि क्या ये फैसले मोदी सरकार की दोस्ती के कारण दिए गए या दबाव के कारण दिए गए। वजह चाहे जो भी हो, मकसद एक ही था, मोदी सरकार को जिताना। लेकिन दोस्तों अब देश में एक ऐसे सीजीआई आए डीवाई चंद्रचूड़ साहब, जिन्होंने न सिर्फ आते से ही मोदी सरकार की लंका में आग लगा दी, बल्कि पूरी तरीके से मोदी सरकार के जो भ्रष्ट फैसले थे उनको चुनौतियां दे दी। अभी हाल ही का दोस्तों एक फैसला था, या तो बीजेपी देश को ये बताती है कि हमसे बड़ा देशभक्त और कोई नहीं है, और हमारे देश के फौजी भाई जो अपनी जान गंवा रहे हैं उनके लिए झूठे नकली आंसू बहाने चले जाते हैं, है ना। लेकिन पुलवामा हमला जब होता है उस चीज को छुपाया जाता है। आपको बता दूं दोस्तों, अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले एक मामला आया था जिसमें बंद लिफाफे में बीजेपी कहती थी कि हम ये आपको जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को सौंपना चाहते थे। ये मामला क्या था दोस्तों? ये मामला था जो फौजी भाई हैं उनकी पेंशन को लेकर। जी हाँ, उनकी पेंशन को लेकर ये मामला था दोस्तों। वन रैंक वन पेंशन योजना नाम था इसका। बंद लिफाफा दिया गया गुपचुप तरीके से, ताकि कोई को पता ना चले कि इस लिफाफे में है क्या, ताकि विपक्ष को ना पता चले तो बीजेपी के ऊपर हंगामा भी ना करे। अब दोस्तों वन रैंक वन पेंशन योजना जो थी, इसके ऊपर सीजीआई भड़क गए। उन्होंने कहा कि भाई बंद लिफाफे की क्या जरूरत है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो आप मुझे बंद लिफाफा दे रहा हो, और उन्होंने काफी फटकार लगाई। जिसके बाद पता चला दोस्तों कि सरकार जो है वो ये कह रही है कि देश की हालत बहुत खस्ता है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें अगर वन रैंक वन पेंशन योजना अगर लागू की जाती है तो इसमें पूरा 28,000 करोड़ रुपए का खर्चा है।
और 28,000 करोड़ रुपए फौजी भाइयों के ऊपर मोदी सरकार तो उठाएगी नहीं। हाँ, खुद के लिए प्राइवेट प्लेन लेना होगा तो ले लिया जाएगा, अगर किसी को देश से पैसा डुबो के भगाना होगा तो भगवा दिया जाएगा, तब देश के पास पैसा होता है। लेकिन जब हमारे फौजी भाइयों को देने की बात आई जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो दोस्तों मोदी सरकार कहती है कि देश के हालात बहुत खस्ता हैं, हमारे देश के हालात बहुत खस्ता हो चुके हैं और हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते वन रैंक वन पेंशन योजना। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब ये पर्चा खुला तो सच सामने आ गया कि जो लोग देशभक्ति का नाटक करते हैं, जो रोने लगते हैं अरे बाप रे हमारे जो शहीद हो गए हमारे देश के नौजवान, और झूठा आंसू बहाते हैं, उनकी सारी सच्चाई सामने आ गई। कुल मिलाकर बात यह है कि मोदी सरकार का सच फौजियों ने भी देखा और आम जनता ने भी देख लिया। यही नहीं दोस्तों, DY चंद्रचूड़ ने एक और फैसला दिया जिसमें उन्होंने कहा कि भैया जो बार बार सवाल उठते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, उसमें उन्होंने फैसला लिया कि अब से बीजेपी तय नहीं करेगी कि कौन कौन चुनाव आयोग के अधिकारी होंगे। अब से 3 लोग दोस्तों ये डिसाइड करेंगे। पहला तो जो है यहां पर विपक्ष का एक नेता यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे, दूसरा दोस्तों बीजेपी का एक आदमी यानी कि PM नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, और एक दोस्तों जो रिटायर जज है वो सुप्रीम कोर्ट के। ये 3 लोग मिलकर अब तय करा करेंगे कि आखिरकार चुनाव आयोग में किन अधिकारियों को रखा जाए। क्योंकि अब तक तो ये हो रहा था दोस्तों कि मोदी सरकार अपने मन पसंदीदा लोगों को, जो मोदी सरकार के दोस्त थे, फेवरेट है, उनको बाकायदा चुनाव आयोग में जगह दी जा रही थी और वो फैसले ऐसे देते थे दोस्तों जिसमें बीजेपी का फायदा हो। जब मन करे जब तारीख देते थे, जिन लोगों को जिताना था उन लोगों की तरफ फेवर करते थे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, जयराम रमेश का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले तानाशाही की सारी हदें पार कर रही है मोदी सरकार। आपको बताते चले राहुल गांधी का जिक्र छेड़ते हुए जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी के ऊपर FIR हो जाती है लेकिन इस देश का सबसे बड़ा भगोड़ा मेहुल चोकसी को छोड़ दिया जाता है। आपको बता दें दोस्तों अब मेहुल चोकसी पर घमासान मचा हुआ है, कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है। अगर आपको ना पता हो कि मेहुल चोकसी कौन है तो बता दो, इस देश का सबसे बड़ा ठग और देश का पैसा खा के भगने वाला एक भगोड़ा है। जी हाँ, मेहुल चोकसी। इस भगोड़े को समेत 1000 लोगों को पकड़ने के जो दावे थे मोदी सरकार को, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, वो तमाम वादों की पोल खुल गई। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले कि इंटरपोल जो होता है यानी कि जो एक समिति होती है दोस्तों, जो कानून समिति, वो ये तय करती है कि किन लोगों के ऊपर बैन लगाया जाएगा कि वो दूसरे देश में ना जा पाए। अब इंटरपोल जो है दोस्तों उसने मेहुल चोकसी को अपनी लिस्ट से बाहर कर दिया। क्यों भाई, आपने पहले तो मेहुल चोकसी को अपनी लिस्ट में रखा कि मेहुल चोकसी की जो है यहाँ पर सजा मिलेगी, और उसके बाद अचानक से मेहुल चोकसी को दोस्तों इंटरपोल की लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है दोस्तों? क्योंकि मेहुल चोकसी से मोदी सरकार की बहुत पुरानी दोस्ती यारी है। इस पर राहुल गांधी ने भी तंज कसा है, लेकिन जयराम रमेश ने कहा कि विपक्ष के ऊपर ईडी और सीबीआई और मेहुल चोकसी जैसे चोरों को पूरी रिहाई, यह है मोदी सरकार की देशभक्ति। जितने भी लोग पैसा खाकर बैठे हैं उन सब लोगों के साथ खड़ी है दोस्तों मोदी सरकार। आपको बताता चलूं मैं कि दोस्तों ये जो मेहुल चोकसी है, इसने कहा था कि भारत के लोगों ने मुझे अपने भारत की एजेंसियां मुझे अगवा करना चाहती हैं, भारत की एजेंसियां मुझे अगवा करके कहीं ले जाना चाहती हैं, जिसके ऊपर दोस्तों आप समझिए आरोप लगाए थे भारत की एजेंसियों के ऊपर। उस मेहुल चोकसी से देश का अपमान नहीं हो रहा, लेकिन राहुल गांधी मोदी के खिलाफ सच्चाई बोल दे तो देश का अपमान हो जाता है। जाहिर सी बात है इंटरपोल की लिस्ट से किसके कहने पर हटाया? मोदी सरकार के कहने पर हटाया होगा। मेहुल चोकसी एक बहुत बड़ा भगोड़ा है, इस देश का पैसा खाकर भागा, उसके बाद इंटरपोल की लिस्ट से इसको बाहर कर देना। कांग्रेस ने सवाल दागे कि अब आपका देशभक्ति कहां गई? आपने मेहुल चोकसी के ऊपर से जो इंटरपोल से नाम वापस ले लिया, हालांकि दिखाने के लिए यह बोला जा रहा है कि सरकार ने इसका बहुत विरोध किया। अरे भैया, जिसकी लाठी उसी की भैंस। जब सीबीआई आपकी है, ईडी आपकी है, एनआई आपकी है, पूरी जो जुडिशरी है उस पर आपने कब्जा कर रखा है, सरकारी संस्थाओं पर कब्जे कर रखे हैं आपने, सब जगह आपकी चलती है, जाहिर सी बात है इंटरपोल भी आपका ही, आपके कहने पर ही चलेगा। तो आपने मेहुल चोकसी के साथ भाईचारा निभाया क्योंकि वो भी गुजराती, मोदी जी भी गुजराती, भाई भाई मिल गए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें आम आदमी पार्टी के 100 नेताओं के ऊपर दोस्तों एफआईआर हुई दर्ज। संजय रावत ने बोला कि इस देश का तानाशाही जाग गई है देश के अंदर। आपको बता दें संजय सिंह ने कहा कि इस देश का तानाशाह हमेशा देश में नहीं रहेगा, वो एक न एक दिन सत्ता से उतर जाएगा। आपको बताते चले दोस्तों संजय सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा है कि फिलहाल जाहिर सी बात है दोस्तों, जिस देश की बात करते हैं ये लोग, उस देश को डुबाने का काम भी यही लोग करते हैं। संजय सिंह ने कहा कि क्या देश में तानाशाही चल रही है, क्या पोस्टर लिखना बहुत बड़ा जुर्म हो गया है। दरअसल हम पूरा मामला आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के पास दोस्तों 1000 से भी ज्यादा कुछ पोस्टर मिले। उन पोस्टर पर लिखा क्या था दोस्तों, मोदी हटाओ देश बचाओ। अब इन पोस्टर को एक नारा दे दिया गया, मैं देख रहा हूं न्यूज चैनलों पर दोस्तों चला, मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर किसने छापे, आखिरकार इसकी मंशा क्या है, आखिरकार ये कैसे होने वाला है, क्या मोदी सरकार के खिलाफ कोई साजिश हो रही है, क्या मोदी सरकार को सत्ता से हटाने की प्लानिंग की जा रही है। बस इसी आवाज में आपने ये सब कुछ सुना होगा। ये मैंने मिमिक्री इसलिए की दोस्तों कि ये जो गोदी मीडिया है, जो मोदी सरकार के नाम का मांग में सिंदूर भरती है, हाथ में कंगन पहनती है और पैर में पायल भी पहनती है। जी हाँ, एक सुहागन की तरह रोज तैयार होती है मीडिया और मोदी सरकार के पर अपना प्यार लुटाती है, विपक्ष को गलत बताती है, सरकार को सही बताती है। ये हमारे देश की मीडिया का काम है। अब भाई मीडिया तो मोदी की सुहागन बन चुकी है, तो मीडिया पर तो हम उंगली भी नहीं उठा सकते हैं। लेकिन हम ये जरूर कर सकते हैं कि दोस्तों इस पोस्टर पर लिखा क्या था, मोदी हटाओ देश बचाओ। क्या दोस्तों ऐसे पोस्टर बीजेपी ने नहीं छपवाए जब कांग्रेस की सरकार थी? मैं 1000 ऐसे पोस्टर बता सकता हूं जो बीजेपी ने कांग्रेस के टाइम पर छपवाए। और पोस्टर तो छोड़िए, मुंह से मनमोहन सिंह साहब को साइलेंट प्रधानमंत्री, सोनिया के कहने पर चलने वाला प्रधानमंत्री, चूड़ियां भेज दी मनमोहन सिंह साहब को स्मृति ईरानी ने, पूरी बीजेपी ने न जाने क्या क्या कहा मनमोहन सिंह साहब को। उस वक्त जो है यहाँ पर इन लोगों के खिलाफ आवाज नहीं उठी कि अरे देखिए क्या मनमोहन सिंह साहब के खिलाफ साजिश हो रही है, क्या उनको हराने की प्लानिंग हो रही है। तब ऐसी आवाज आपने नहीं सुनी होगी। क्यों? क्योंकि तब देश में दोस्तों तानाशाही नहीं थी। मनमोहन सिंह साहब ने कभी किसी को न्यूज कवर करने से नहीं रोका, कभी किसी को सच बोलने से नहीं रोका। अगर रोकते दोस्तों तो तिहाड़ी पत्रकार सुधीर चौधरी अब तक जेल में होता, अनुपम खेर के घर पर रेडें पड़ गई होती, अक्षय कुमार बिलबिला रो रहा होता, क्योंकि उस वक्त अक्षय कुमार ने कहा था कि पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, अब तो जो है मैंने उम्मीद ही छोड़ दी है। अनुपम खेर कहते थे कि मैं तो साइकिल से जाऊंगा, अमिताभ भी कहते थे मैं साइकिल से जाऊंगा। बताइए उस वक्त कोई तानाशाही नहीं थी। अगर ऐसा होता तो अब तक दोस्तों ये लोगों के घर पर रेडें पड़ रही होती। लेकिन आज जो सरकार है दोस्तों, मैं आपको नाम गिनवा सकता हूं, जो भी मोदी सरकार के खिलाफ है उसके घर पर रेड भी पड़ती है, उसके साथ दोस्तों तानाशाही भी होती है। लेकिन जो मोदी सरकार की चरण वंदना में है दोस्तों, उसके खिलाफ कुछ नहीं होता। और मैं आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल सही कहा दोस्तों कि ये तानाशाही है, कोई ऐसा पोस्टर या आपत्तिजनक नहीं होगा कि भैया मोदी हटाओ देश बचाओ। वो तो पूरी दुनिया नारे लगा रही है, कांग्रेस लगा रही है, उनके ऊपर भी एफआईआर करो। तमाम जो पार्टियां हैं वो भी यही कह रही हैं, तो फिर उनके ऊपर भी एफआईआर कर लो। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों बीजेपी का दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय का विवादित बयान। बोले देश बंटने के बाद भारत जो बचा था ये हिंदू राष्ट्र ही है। आप समझिए दोस्तों, इनका कहना है कि जब देश का बंटवारा हुआ और जब देश के 2 टुकड़े हो गए तो उसके बाद जो भारत बचा था वो हिंदू राष्ट्र ही है। बताइए आप, हिंदू राष्ट्र दोस्तों बनाने की बीजेपी को कितनी चिंता है। मतलब आप ये समझिए, सुबह उठते होंगे तो यही सोचते होंगे कि हिंदू राष्ट्र बनाने के ऊपर आज कौन से नेता को क्या बयान देना है ताकि राजनीतिक फायदा हो। जब हाथरस की बेटी के साथ रेप होता है, उसको मार दिया जाता है दरिंदगी से, तो बीजेपी आरोपियों को कुछ दिन बाद बरी कर देती है ये कहकर कि ये तो थे ही नहीं उसमें। बताइए आप, हाथरस की बेटी दोस्तों क्या मुसलमान थी? नहीं, हिंदू थी ना। अच्छा। उसके बाद दोस्तों कई ऐसे मामले सामने आए, एक माँ बेटी को जिंदा जला दिया जाता है, उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया जाता है। क्या वो मुसलमान थे? नहीं, वो भी हिंदू थे। अच्छा, शायद उस वक्त बीजेपी का हिंदुत्व दोस्तों कहीं और गया होगा, तफरी करने गया होगा। उसके बाद दोस्तों बीजेपी एक एक कर वो नेता जो हिंदू ही है लेकिन दूसरी पार्टी के नेता है, वो अगर बीजेपी के खिलाफ कुछ बयान दे देते हैं तो उनको जेल में भेज दिया जाता है लंबे समय तक के लिए। क्या वो हिंदू नहीं, मुसलमान है? अच्छा, वो भी हिंदू है।
अच्छा, अभी भी बीजेपी कहीं तफरी करने गया होगा बीजेपी का हिंदुत्व। यानी कि दोस्तों, अगर खुद किसी हिंदू भाई को दर्द दें, तकलीफ दें और उनको सरेआम जिंदा जला दें या रेपिस्टों को बाहर छोड़ दें, तब इनका हिंदुत्व खत्म हो जाता है। लेकिन अचानक से जब मुस्लिम वर्सेस हिंदू होता है तो जाग जाता है।